हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए, ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, हम इसका अब रिवीजन करेंगे। चलिए, कोल कोल यानी कि सबको पता है। कोल यानी कि जो हमारा कोल यानी कि जो हमारा हमारा कोयला होता है। ठीक है, कोल यानी कि जो हमारा कोयला होता है, और पेट्रोलियम पेट्रोलियम जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। चलिए, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम में सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। जैसे कि हम जानते हैं कोल और पेट्रोलियम दोनों ही हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्स यानी कि नेचुरल संसाधन है। ठीक है, वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी आम जिंदगी में अलग अलग मटेरियल्स को यूज करते हैं हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो हमारी रोजमर्रा की जो नीड्स होती है, जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम अलग अलग बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। तो जो हम अपनी रोजमर्रा में जिन मटेरियल्स का यूज करते हैं, तो उनमें से कुछ तो हमें नेचर में मिल जाते हैं, कुछ हमें प्रकृति में मिल जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन एफर्ट से हमें मिलते हैं, है ना। यानी कि मानव के एफर्ट से हमें मिलते हैं, प्रयासों से हमें वो रिसोर्सेज मिलते हैं, मतलब वो मटेरियल्स हमें मिलते हैं। यानी कि एक तो हमें मिलते हैं जो नेचर में मिलते हैं, जो फाउंड इन नेचर, जो प्रकृति में मतलब होते हैं, जो नेचुरल जिनको हम बोलते हैं। दूसरा हमें ह्यूमन एफर्ट यानी कि ह्यूमंस के प्रयासों से मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ऑल थिंग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने बोला हम अपनी बेसिक नीड्स को, यानी कि जो हमारी आम जिंदगी में जो हमारी जरूरतें होती है, उनके लिए वेरियस मटेरियल्स का यूज करते हैं। वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो नेचर से मिलते हैं या तो ह्यूमन एफर्ट से मिलते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि जो चीजें, जो थिंग्स हमें मिलती है, ऑब्टेन होते हैं, यानी कि मिलती है हमें नेचर से, उन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन उन्हें बोला जाता है जो हमें नेचर से मिलते हैं। इतना आप समझ गए कि नेचुरल रिसोर्स किसे बोलेंगे। अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आएगी नेचुरल रिसोर्सेज की, तो आप क्या लिखेंगे? ऑल थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, उन्हीं को दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हीं को नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन उन्हीं को ही बोला जाता है। तो आप ये नोट करेंगे अपनी कॉपी में। यानी कि जो पूरी तरीके से प्राकृतिक जो पूरी तरीके से प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और पूरी तरीके से प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं। उनमें जो भी मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जिनमें क्या होता है? मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता। वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन उन्हीं को ही बोला जाता है। चलिए, आप समझ गए होंगे कि जो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं। जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं, और उनमें जो मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल है ना, नेचुरली बनेगा। अगर हम उसे जो मानव है वो उसमें हस्तक्षेप कुछ करेगा, तो वो तो क्या हो जाएगा? मैन मेड हो जाएगा ना। तो मानव द्वारा बनाया जाएगा, तो वो नेचुरल रिसोर्स थोड़ी ना होगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जिसमें जो मानवीय प्रतिक्रियाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलो, अगर हम बोले कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल बताओ, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के कुछ एग्जाम्पल है, तो क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल? जैसे कि वायु, है ना, हमारा एयर, वायु यानी कि एयर।
ठीक है, हमारा जल, जल यानी कि वाटर, ठीक है, जल, या इसके अलावा ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि जो हमारी एनर्जीज है, ठीक है, जो हमारी एनर्जी है, तो ये सारे ही क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन, ये सारे ही हमारे हैं। ठीक है, चलिए ये इतना आपको समझ आ गया होगा कि क्या हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, कैसे वो बनते हैं। चलिए, अब नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक इनएग्जॉस्टेबल, एक एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल यानी कि, इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जो ऐसे रिसोर्स, पहले तो ये नेचुरल रिसोर्स है, दो तरीके के होते हैं, एक एग्जॉस्टेबल और एक इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, तो जो इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जो रिफिल किए जा सकते हैं, रिफिल किए जा सकते हैं यानी कि जैसे सनलाइट है, एयर है, जो खत्म नहीं होंगे, जो वाटर है, तो ये क्या है, हम रिफिल कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होंगे ना कभी भी। ठीक है, जो सनलाइट है वो पड़ती रहेगी, तो वो खत्म नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हो सकती कि आज हमने ज्यादा सनलाइट यूज कर ली, आज हमने ज्यादा सनलाइट ले ली, तो कल कम सनलाइट हमें मिलेगी या कल के लिए खत्म हो जाएगी सनलाइट। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इनको बोला जाएगा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, या हम इसको बोल सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि जो खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, जबकि जो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं, वो कैसे रिसोर्स हैं, वो है नॉन रिन्यूएबल, यानी कि वो रिन्यू नहीं हो सकते, वो क्या हो सकते हैं, एक टाइम के बाद खत्म हो सकते हैं। जैसा हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि सनलाइट है, तो वही सनलाइट वाला एग्जांपल, अगर आज हमने ज्यादा सनलाइट यूज कर ली, तो ऐसा नहीं है कि कल हमें सनलाइट नहीं मिलेगी, कल भी हमें उतनी सनलाइट मिलेगी, परसों भी उतनी सनलाइट मिलेगी, यानी कि ये रिन्यू होती रहेगी। क्या होती रहेगी, रिन्यू होती रहेगी। जबकि यहाँ पर जैसे कोल है, पेट्रोलियम, आज हमने ज्यादा कोल पेट्रोलियम यूज कर लिया, तो उसके बाद हमें कोल पेट्रोलियम क्या होगा, नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम को बनने में 300 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो 300 मिलियन साल तो कितने ज्यादा हुए, तो 300 मिलियन साल में ये बनता है, तो अगर हमने सारा कोल यूज कर लिया, तो अगला कोल जो बनेगा वो 300 मिलियन साल बाद बनेगा। ठीक है, इसीलिए इनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बोला जाता है, यानी कि ये रिसोर्स क्या हो सकते हैं, अगर हम इन्हें ज्यादा यूज करेंगे या उनका ओवर यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल और रिन्यू भी नहीं हो सकते, जैसे सनलाइट है, हमारा एयर है, ये क्या होते हैं, रिन्यू होते रहेंगे, तो लेकिन ये जो हमारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है वो रिन्यू नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आप लिखिए अपने कॉपी पे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये समाप्त नहीं हो सकते, यानी कि ये अटूट संसाधन हम इसको बोल सकते हैं। ये जो एग्जॉस्टेबल है यानी कि समाप्त होने योग्य वाले संसाधन। ठीक है, ये हमारे अटूट और ये हमारे समाप्त होने योग्य। तो ये कभी क्या नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे एयर है, सनलाइट है, वाटर है, वाटर भी क्या है हमारा, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू होता रहेगा। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अब हमको समझ आ गया कि हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या है, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या है। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स यानी कि अटूट संसाधन, जिनको नवीकरणीय भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी सनलाइट, एयर, वाटर, जो कि समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है, जो क्या होते रहेंगे, अपने आप ही रिन्यू होते रहेंगे। ठीक है, जबकि हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है जो समाप्त होने योग्य, यानी कि जो समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, तो ये सब, ये जो भी हमारे रिसोर्सेज है, ये क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। चलिए,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो अभी हमने देखा कि रिसोर्सेज को हमने दो अलग अलग तरीके से क्या किया, दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, दो अलग भागों में डिवाइड कर लिया है ना, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। एक हमारा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यानी कि अटूट संसाधन, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और एग्जॉस्टेबल यानी कि जो समाप्त होने योग्य है। ठीक है, चलिए। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। चलिए, तो यानी कि जो हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं, जो हमारे अटूट संसाधन हैं, वो कैसे संसाधन है, वो कैसे हमें कैसे मिलते हैं नेचर में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में। उसको हम कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होंगे। तो कितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि वो रिसोर्सेज को यूज कौन करेगा, ह्यूमन करेंगे है ना यूज। तो ह्यूमन उन्हें कितना भी यूज कर ले तो उनकी एक्टिविटी से क्या नहीं होंगे, वो खत्म नहीं होंगे वो रिसोर्स, क्योंकि वो रिसोर्स क्या है हमारे लिए अनलिमिटेड प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे हैं, अनलिमिटेड है। जैसे कि हमारा सनलाइट है, एयर है, वाटर है, और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। सनलाइट है, एयर है, वाटर है। ठीक है, चलिए। अगला हमारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो समाप्त हो सकता है। तो ये कैसे प्रेजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या हो सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, यानी कि गायब हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। अगर ह्यूमन ने ज्यादा यूज कर लिया, ठीक है, या ओवर यूज कर लिया, ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, ये रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हैं, तो फॉरेस्ट का अगर ज्यादा यूज कर लेंगे तो फॉरेस्ट भी क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो इनका अगर ह्यूमन ज्यादा यूज कर लें तो ये क्या हो सकते हैं, एक टाइम के बाद खत्म हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। इनको, ये जो संसाधन है हमारे अटूट संसाधन, इनको हम रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। यानी कि नवीकरणीय संसाधन भी बोल हम सकते हैं इसको। ठीक है, और इनको हम नॉन रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि गैर संसाधन होने योग्य संसाधन। ठीक है, तो चलिए आपको समझ आ गया होगा अब, जो हमारे जो क्या है प्राकृतिक संसाधन है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और एक है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे अटूट संसाधन है, क्या है, नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसको हम जितना चाहे हम यूज कर सकते हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कभी भी समाप्त नहीं होंगे। दूसरे हैं हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो जो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, वो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेंगे। ठीक है, और वो हमारी जो एक्टिविटीज के कारण वो क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, अगर हमने उनका ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, या ज्यादा हमने क्या, हम सिर्फ इन रिसोर्सेज पे ही अगर डिपेंड हो गए, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज पे ही अगर हम डिपेंड हो गए, तो वो रिसोर्स क्या हो जाएंगे, इजिली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं, जैसे इनएग्जॉस्टेबल के एग्जांपल देख लिए हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। और इनएग्जॉस्टेबल का फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है
नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, these were formed from the dead remains of living organism। यानी कि जो मरे हुए, जो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं, ठीक है, उनके क्या होते हैं, जो उनका डेड रिमेन्स होते हैं, उनसे ये बनते हैं हमारे, उनको क्या बोला जाता है, फॉसिल्स बोला जाता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल। इनको क्या बोला जाता है, फॉसिल। इनसे जो फ्यूल प्रिपेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जब क्या होगा, वो मर गए, तो उसके बाद जो उनका डेड रिमेन्स यानी कि जो बचा कुचा पार्ट है उनका, उसी से क्या बनते हैं, हमारे फॉसिल्स बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई प्लांट्स हो, कोई एनिमल्स हो, वो जब मर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो उनका जो वो बचेगा, डेड रिमेन बचेगा, उसी से क्या बनते हैं, हमारे फॉसिल्स बनते हैं, और उसी को क्या बोला जाएगा आगे, फॉसिल फ्यूल्स बोला जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, फॉसिल फ्यूल यानी कि जो हमारा जीवाश्म ईंधन हमारा होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। यानी कि हमारे जितने भी क्या होंगे, डेड यानी कि मृत लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, मृत जो भी क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये उनमें क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है, पौधे, जानवर, ये सारी चीजें जब ये क्या होंगे, मृत होंगे, तो उनके जो क्या बचेंगे, डेड रिमेन्स, है ना, जो उनके डेड रिमेन्स होंगे, उन्हीं से क्या बने, उन्हीं को क्या बोला जाएगा, फॉसिल, और उन्हीं से क्या बनेगा, हमारा फॉसिल फ्यूल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए, फॉसिल फ्यूल यानी कि जो हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ये कैसे बनेगा, किस चीज से बनेगा, ये जो हमारे मृत पौधे या एनिमल्स हैं, ठीक है, जानवर हैं, उनके डेड रिमेन से हमारे क्या बनेंगे, यही फॉसिल्स बनेंगे, और उनसे क्या बनेगा, फॉसिल फ्यूल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला फॉसिल फ्यूल है हमारा, ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स भी है जो हमारा, वो है हमारा कोल यानी कि कोयला। ठीक है, क्या है हमारा, कोल। इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। तो ये क्या है, कितना हार्ड है, पत्थर जितना, एज हार्ड एज स्टोन, तो ये क्या है, पत्थर जैसा हार्ड है, एंड इज ब्लैक इन कलर, और रंग में कैसा है, काला है। ठीक है, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। तो कोल क्या है, उन ईंधनों में से एक है जो हमारा खाना बनाने में यूज होते हैं, यानी कि जिसको हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट हमको याद रखने की, जो कोल है, जो हमारा कोयला है, वो पत्थर जैसा हार्ड है, और रंग में कैसा है, काला है। ठीक है, और उन ईंधनों में से एक है जो हमारे खाना बनाने में, ठीक है, यानी कि खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। चलिए, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। अच्छा, पहले क्या होता था, ये कहाँ यूज किया जाता था, रेलवे इंजन में हम ये यूज करते थे, वहां ये क्या करता था, स्टीम प्रोड्यूस करके इंजन को चलाने में मदद करता था। ठीक है, वहां क्या करते थे, जो कोल की हेल्प से स्टीम प्रोड्यूस होती थी, स्टीम बनती थी, और स्टीम बन के हमारा इंजन रन कराने में, यानी कि इंजन को चलाने में वो सहायता करते थे। चलिए, अगला, इट इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मल पावर प्लांट में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की प्रोडक्शन के लिए, बिजली बनाने के लिए। ठीक है, बिजली बनाने के लिए हम इसको थर्मल पावर प्लांट में भी इस्तेमाल करते हैं। अगला, कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और अलग अलग इंडस्ट्रीज में कोल को ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। तो 5 हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि वो क्या है, स्टोन जैसा हार्ड है, और उसका कलर कैसा है, काले रंग का वो है। ठीक है, वन ऑफ द फ्यूल्स दैट इज यूज टू कुक फूड। और ये खाना बनाने, एक ऐसा ही ईंधन है जो खाना बनाने में भी इस्तेमाल होता है। पहले के टाइम में जो हमारा रेलवे इंजन है,
उसमें स्टीम प्रोड्यूस करके उसको चलाने में भी ये काम आता था। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट में भी ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में यानी कि बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। आखिरी हमारा पॉइंट है कि कोल को फ्यूल की तरह भी यानी कि एक ईंधन की तरह भी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोल के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप लिख लीजिए। चलिए 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 तो कोल के बारे में 5 पॉइंट हमको ध्यान में हो गए। कोल क्या है हमारा? स्टोन की तरह हार्ड है, कलर में कैसा है? ब्लैक है। खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कोल का। ठीक है, और रेलवे इंजन, पहले क्या होता था कि रेलवे इंजन में भाप भाप को प्रोड्यूस कराने के लिए भाप प्रोड्यूस होती थी और इंजन हमारा चलता था, यानी कि रेलवे इंजन को रन कराने में यानी कि रेलवे इंजन को चलाने के लिए क्या किसका इस्तेमाल किया जाता था? कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। अगला कि वो थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के काम भी आता है। ठीक है, बिजली भी पैदा कर सकते हैं हम कोल की हेल्प से। कहाँ? थर्मल पावर प्लांट में। चलिए फिर अगला था हमारा यूज कि कोल को ईंधन की तरह भी यूज किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, चलिए तो यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे। आगे हमारे स्टोरी ऑफ कोल। अब कोल की स्टोरी को हम पढ़ते हैं, जरा डिटेल में देखते हैं कि कोल की क्या स्टोरी है, कोल कैसे कैसे बना, वही होगी ना कोल की स्टोरी। चलिए तो देखते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 300 मिलियन साल पहले की बात है। द अर्थ हैज had dense forest in low lying wetland areas। तो अर्थ में क्या था? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या था? डेंस यानी कि घने जंगल थे। ठीक है, उसमें क्या थे? लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे, घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ठीक है, तो कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे कि बाढ़ आना, कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा की वजह से क्या हुआ? जो ये फॉरेस्ट थे ये क्या हो गए? मिट्टी के अंदर धस गए। ठीक है, मिट्टी के अंदर धस गए, बरी हो गए, बरीड अंडर द सॉइल, दफन हो गए, मिट्टी के अंदर दफन हो गए या धस गए। मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, दे आर कंप्रेस। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सॉइल क्या होने लगी? आने लग गई, और अंदर जो भी उसके अंदर क्या थी, जो फॉरेस्ट दबा हुआ था वो क्या होने लग गया? कंप्रेस होने लग गया। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? यहाँ तक हम कहाँ कैसे समझ सकते हैं कि 300 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ होगा? जो हमारी अर्थ थी वहां घना जंगल था, वेटलैंड एरियाज थे। तो कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या कुछ प्राकृतिक प्रोसेसेस की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग, जैसे कि हमारा बाढ़ आना, ठीक है, बाढ़ है, ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रोसेस की वजह से क्या हुआ होगा? जो हमारे वो डेंस फॉरेस्ट थे यानी कि घने जंगल थे, वो किसमें हो गए? मिट्टी के अंदर क्या हो गए? बरी हो गए, यानी कि दफन हो गए। ठीक है, जब दफन हो गया वो मिट्टी के अंदर, धीरे धीरे क्या हुआ? उसके ऊपर और मिट्टी क्या हो गई? जमा होती रही। जब और ज्यादा मिट्टी उसके अंदर जमा होती गई तो अंदर क्या होता गया? वो कंप्रेस होता गया। कंप्रेस होता गया यानी कि कंप्रेस होना किस तरीके से हम समझ सकते हैं? अगर मैंने ये जैकेट लिया, इस जैकेट को फोल्ड किया, इसके ऊपर एक और जैकेट रखी, इसके ऊपर एक और जैकेट रखी है, और उसके ऊपर मैंने एक मोटी ईंट रख दी है। ठीक है, तो जब मैं उसके ऊपर एक ईंट रख दूंगी तो जो नीचे की जैकेट है वो क्या होंगे? थोड़ा कंप्रेस होंगी, थोड़ा दबेंगे। अगर मैंने दो जैकेट्स को इस तरीके से, फूली हुई जैकेट्स को क्या किया है? फोल्ड करके रखा है, तो उसके ऊपर अगर एक ईंट रख दूं तो वो जो नीचे की जैकेट है वो दब जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। अगर दो ईंट रख दूं तो वो और ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगी, है ना। अगर वो उसका उस समय अगर वो इतनी रही होंगी तो उसके बाद कंप्रेशन के बाद वो इतनी हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से जो हमारे फॉरेस्ट थे, जो मिट्टी के अंदर क्या है? दब चुके हैं, तो उसके ऊपर अगर और मिट्टी की लेयर्स आती रहेंगी तो वो अंदर से क्या हो जाएगा? कंप्रेस होता रहेगा, दबता रहेगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एंड दे सैंक डीपर एंड डीपर। और क्या हुआ? जो वहां का जो तापमान था वो भी क्या हुआ? बढ़ता गया, और दे सैंक डीपर एंड डीपर, और वो और अंदर और डीप में, गहराई में क्या हुए? वो जाते रहे। क्या जाते रहे? वो जो फॉरेस्ट था, वो जो हमारा डेंस फॉरेस्ट था जो मिट्टी से कवर हुआ था, उसके ऊपर और मिट्टी आई, वो कंप्रेस होते रहे, और वहां क्या था? अर्थ के अंदर क्या है? टेम्परेचर भी ज्यादा है, जिस वजह से वो और नीचे यानी कि और डीप और गहराई में क्या हुए? धंसते गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो वहां क्या था? उस गहराई में टेम्परेचर भी हाई था, और प्रेशर है जो हमारा दाब है, जो दबाव, दाब, वो भी क्या है? हाई है। और टेम्परेचर, तापमान भी क्या है? हाई है, जिस वजह से वो जो प्लांट्स थे गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। ठीक है, तो उस हाई प्रेशर और यानी कि उस ज्यादा
हाई दाब और हाई टेम्परेचर तापमान की वजह से जो हमारे प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे वो सारे क्या बन गए, हमारे कोल बन गए, कोयला बन गए। ठीक है, तो ये थी कोल कोल की एक छोटी सी स्टोरी जो अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर एक बार हम इसका एक क्विक रिवीजन फिर से कर लेंगे। चलिए, तो आप स्टोरी ऑफ कोल को समझ गए होंगे। स्टोरी ऑफ कोल में यानी कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ कि जो हमारे घने जंगल थे वो क्या हो गए, प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, तूफान या बाढ़, इस वजह से क्या हो गए वो मिट्टी में दफन हो गए। ठीक है, उसके ऊपर अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ऊपर और ज्यादा मिट्टी डिपॉजिट होती गई। ठीक है, जितनी उसमें मिट्टी डिपॉजिट होती गई उस वजह से क्या हुआ, वो धीरे धीरे और गहराई में क्या हो गए, दफन हो गए। जब वो और गहराई गहराई में दफन हो गए तो वहां पर हाई टेम्परेचर और जो हमारा क्या है, तापमान, उच्च तापमान और उच्च दबाव का वहां पर असर हुआ, जिस कारण क्या हुए, वो धीरे धीरे जो वो प्लांट्स थे, वो जो पौधे थे, जो वो फॉरेस्ट था जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, धीरे धीरे वो कोयले में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और ये जो कोयले में परिवर्तन होता है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको ये स्टोरी बताई है। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे। अब आगे इस तरीके से हमारे पास कोल माइन होती है, यानी कि कोयले की खदान इस तरीके से होती है जहां पर खुदाई करके कोयला निकाला जाता है। तो इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए, अब आगे कोल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं आगे। कोल कंटेन्स मेनली कार्बन एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। यानी कि कार्बनाइजेशन यानी कि कार्बनीकरण। ठीक है, यानी कि जो कोल है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बन होता है। जैसे कोल यानी कि कोयले में कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, यानी कि जो ये प्रोसेस है, जो पीछे अभी हमने ये प्रोसेस पढ़ी, कौन सी प्रोसेस पढ़ी, ये प्रोसेस, ये स्टोरी कोल की पढ़ी ना हमने। तो इस कोल की स्टोरी में क्या हुआ कि जो हमारे क्या थे, वेजिटेशन थे, ठीक है, जो हमारे क्या थे, ये फॉरेस्ट थे, जंगल थे, ठीक है, पेड़ पौधे थे, उसी को वेजिटेशन बोला जाता है। तो ये वेजिटेशन धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई, कोयले में कन्वर्ट हो गई। इनकी कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, यानी कि जो डेड वेजिटेशन है वो कोयले में कन्वर्ट हो गई। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बनीकरण यानी कि कार्बनाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वही पॉइंट है कि पीछे जो हमने प्रोसेस जो एक्सप्लेन करी है, कि जो भी प्रोसेस हमने पीछे एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से जो हमारा फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, वो कैसे धीरे धीरे करके हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से, और कैसे मिट्टी की लेयर उसमें क्या होती है, आती रहती है, वो और नीचे दफन होता रहता है। स्लोली स्लोली क्या होते हैं, यानी कि धीरे 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 वो जो हमारे वेजिटेशन है, वो प्लांट्स है, वो पौधे हैं, वो फॉरेस्ट है, वो धीरे धीरे वो कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, कोयले में तब्दील हो जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बनीकरण भी बोला जाता है, और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं कार्बनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड व्हेन द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल्ड इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, तो ये वेजिटेशन के रिमेन्स से फॉर्म होता है। जो ये हमारा कोयला है वो बनता किससे, जो हमारे पौधे, जो हमारा वेजिटेशन है, उससे बनता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फॉसिल फॉसिल फ्यूल।
ठीक है। फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो हमारे डेड प्लांट्स हैं उनसे ही क्या होता है, ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो डेड जो प्लांट है वो क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना, नेचुरल ही तो है, वो प्राकृतिक ही तो है, इसीलिए इसको हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। ठीक है। When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide air। हाँ, और जब हमारा कोल है उसको क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं, यानी कि जलाते हैं हवा में। ठीक है, हवा में क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 मेन पॉइंट पढ़े। एक कार्बनीकरण के बारे में पढ़ा कि वो जो प्रोसेस है उसको कार्बनाइजेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि जब ये वेजिटेशन से बनता है तो इसे क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। और तीसरी चीज हमने पढ़ी कि जब इस कोल को हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, हवा में क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो क्या ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ आया होगा। चलिए, तो ये आपको समझ आया होगा कि इसमें कार्बन होता है, ये जो कोल होता है उसमें कार्बन होता है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें जो हमारी ये क्या है, मृत वनस्पति है, वनस्पति किसमें कन्वर्ट होती है, कोयले में कन्वर्ट होती है, इसको कार्बनीकरण बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा ये था। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, ये हमारी जो हमारे वनस्पति हैं उनके अवशेषों से बनती है ना, ये अवशेषों से बनती है, वनस्पति के अवशेषों से बनती है, इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है। ठीक है। अगला, व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसको हवा हवा की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जलाया जाता है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, तब ये जब जलता है तो ये क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इस कोयले को क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, ताकि इससे हमें और भी ज्यादा क्या मिल सके, अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सके। तो पहला प्रोडक्ट जो हमें कोल से मिलता है वो है हमारा कोक। ठीक है, और भी हमारे पास प्रोडक्ट है जैसे कि कोल तार है, कोल गैस है, और भी कई प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है हमारा कोल। चलिए, तो कोल क्या है, इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या है हमारा, टफ होता है, पोरस और काले कलर का सब्सटेंस है, यानी कि पदार्थ है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है, कार्बन की सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म इसी को माना जाता है, किसको, कोक को माना जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए तो जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, कोक होती है। कोक क्या होती है, हमारी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन, ठीक है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। ठीक है, तो ये हमारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है स्टील के मैन्युफैक्चर में, और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी ये क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोक के बारे में आप ये समझ गए होंगे, आप इसे नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, तो कोक के बारे में हम अपनी अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और भी जो हमारे कोल से जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, पेट्रोलियम को आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।